सर माइक ऑन नहीं है आपका। हेलो सर, माइक ऑन नहीं है सर आपका। ओके। चलिए तो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हाँ, माइक ऑन मैंने किया नहीं था क्योंकि कोई था यहाँ पे, तो मैं उसको बस फ्री कर रहा था यहाँ से। ओके, तो आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास हो गई, फिर तो आपकी क्लास कैंसिल हो गई, फिजिक्स मिल गई आपको, तो कंटिन्यू कर लेते हैं कल का टॉपिक। कल हम पार्ट डिफरेंस पढ़ रहे थे, फेज सर डिफरेंस, फेज डिफरेंस पढ़ रहे थे। यस, सर ये नेगेटिव इनपुट वाला एक और बार बता दीजिए। नेगेटिव इनपुट वाला वो तो मैं करता है कि जो वेव आती है कोई, तो आप अगर उस वेव को कैंसिल करना चाहते हो तो आप उस वेव का एक नेगेटिव इनपुट बना लेते हो वेव को, और फिर उससे आप सबको इम्पोज करा देते हो ओल्ड वेव से, जो आपकी ओरिजिनल वेव है। जैसे यहाँ पे साउंड आ रहा था आपका फालतू का, जब हम कमेंट्री कर रहे थे तो जो लोगों का चिल्लाने का साउंड आ रहा था, आप उसे कैंसिल करना चाहते हो, तो आपने जो साउंड है उसको एक और इनपुट ले लिया साउंड का, और उसको इन्वर्ट कर दिया। अब इन्वर्ट कैसे करते हैं वो तो खैर इलेक्ट्रॉनिक्स की वो है, टॉपिक है, तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन आप कैसे भी उसे इन्वर्ट कर लोगे, तो आपका जो साउंड है, जो साउंड डिस्टर्बेंस आ रहा था, उसको आपने इन्वर्ट कर लिया, और उसको फिर आपने इनपुट डाल दिया सेम माइक्रोफोन में, सेम माइक्रोफोन में आपने इनपुट डाल दिया, या जहाँ पे भी वो माइक्रोफोन प्रोसेस कर रहा है सिग्नल को, वहाँ पे आपने इनपुट डाला। तो ये क्या होगा कि साउंड जो है आपस में कैंसिल कर जाएंगे जो आपने नेगेटिव डाले हैं, तो बाकी क्या बचेगा, जो आपकी कमेंट्री चल रही थी बाकी वो बचेगी, तो आपको साफ साउंड सुनाई देगा। क्लियर हुआ? सर ये पहले होता था ना या अभी भी होता है ये? अभी भी जरूरत पड़ती है, अलग अलग चीज़ों में जरूरत पड़ती है, नेगेटिव इनपुट वगैरह जब डालते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह अभी भी होता है, और अब और कारणों से होता है। तो मैंने अभी किसी और ढंग से यूज करते हैं इसे, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कई तरीके से यूज होते होगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप देखोगे तो यस सर। डिफरेंट डिफरेंट ढंग से यूज होगा। जब आप एसी डीसी पढ़ोगे तो आप वहाँ पे समझोगे कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसमें आप फिर कैपेसिटर लगाते हो, बाकी चीज़ें लगाते हो। ठीक है, तो उस पर वैसे बेसिक आइडिया था कि ऐसा हो सकता है। तो उनमें जो फेज डिफरेंस होता है आपस में, वो 180 डिग्री का होगा तो कैंसिल कर जाएंगे आपस में। तो अगर मेरा 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो दे कैन कैंसिल ईच अदर। तो हम फेज डिफरेंस की बात कर रहे थे यहाँ पे, कि फेज डिफरेंस हमारा 180 डिग्री है, ठीक है, तो उसमें कैंसिल हो जाएगा आपका। तो अगर हमारा लैम्डा फेज डिफरेंस है मान लो, तो सॉरी, पाथ डिफरेंस है, इसको हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं, जो हमारा ये पाथ है ना, ये तो फेज डिफरेंस कितना होता है लैम्डा के लिए, यहाँ से तो लैम्डा होता है। तो अगर हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, टू पाई का आएगा ना, इन दोनों पॉइंट के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है, टू पाई का। ठीक है, तो वी कैन से कि लैम्डा पाथ डिफरेंस के लिए टू पाई का फेज डिफरेंस है, तो 1 मीटर के लिए 2 पाई/लैम्डा का फेज डिफरेंस आएगा। और अगर आपका डेल्टा एक्स मीटर होगा, फेज डिफरेंस कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, दिस इज द फेज डिफरेंस फॉर, दिस इज व्हाट फेज डिफरेंस। अरे एक बार रिपीट कर। अभी करता हूँ। मैंने ये बोला कि लैम्डा के लिए, जो लैम्डा अगर पाथ लोगे, अगर आपका पाथ लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 2 पाई। लैम्डा के लिए 2 पाई आता है, तो यहाँ पे आपको जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है, दिस इज पाथ डिफरेंस, दिस इज फेज डिफरेंस। मैंने उसी को दूसरी फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है, सेम पॉइंट के बीच में 2 पाई है, और पार्ट डिफरेंस उनके बीच में लैम्डा है। तो लैम्डा पार्ट डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस इज 2 पाई, और 1 मीटर पार्ट डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस इज, दिस इज फेज डिफरेंस, दिस इज पार्ट डिफरेंस। मतलब दो क्रेस्ट के बीच का जो वो है फेज डिफरेंस वो है लैम्डा,
और 2 पाई और पार्ट डिफरेंस Yes. लैम्डा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। उनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा है और फेज डिफरेंस 2 पाई है। तो पाई लैम्डा के लिए पार्ट डिफरेंस के लिए वी कैन से कि 2 पाई का फेज डिफरेंस आता है। तो 1 मीटर के पार्ट डिफरेंस के लिए 2 पाई बाय लैम्डा फेज डिफरेंस आएगा और डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस के लिए कितना फेज डिफरेंस आएगा 2x। ये यूनिटी मेथड लगा हमने, यूनिटी मेथड लगाते हैं हम लोग। तो वी कैन राइट कि डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इक्वल टू डेल्टा 5 बाय 2 पाई। तो ये रिलेशन है। अगर आपको पाथ डिफरेंस दिया हुआ है तो आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, और अगर आपको फेज डिफरेंस दिया हुआ है तो आप पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो। इट इज अ रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। सर यस। सर ये जो रिलेशन आपने करा है एक बार सर दोबारा समझा देंगे आप? मैंने ये बोला कि अगर हम एक वेव को देखें तो वेव के अगर दो क्रस्ट को मैं देखूं तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, मतलब इनके बीच की दूरी है जो हम सिंपली पाथ लिखते हैं अभी तक, वो लैम्डा है। तो लैम्डा पाथ डिफरेंस है। और अगर मैं इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस की बात करूं, जो हमने फेज डिफरेंस कल पढ़ा था, तो वो इन दोनों के बीच में 2 पाई लेते हैं, एक पूरा साइकिल है आपका। तो सर ये लैम्डा पहले तो पाथ आधी साइकिल है ना? नहीं, आधी नहीं है ना ये भाई, ये मैंने आपको ऐसे लाइन बनाऊंगा अच्छा तो हाँ बिल्कुल सर, हाँ पूरी है सर, पूरी है सर। पूरी है ना। तो लैम्डा के लिए 2 पाई होगा तो 1 मीटर के लिए 2 पाई बाय लैम्डा, और डेल्टा एक्स मीटर अगर मैं लूंगा तो इतना आएगा आपको पाथ डिफरेंस। यस इसको सर। मैं डेल्टा पाई लिखूंगा तो मेरा ये रिलेशन बन गया। ठीक है। सर ये जो हम पाथ डिफरेंस लिख रहे हैं ये बेसिकली हम क्या मतलब इससे क्या ये इधर क्या इसमें दिखाई दे रहा है हमें पाथ डिफरेंस से? हाँ, अभी आते हैं उस पर क्या लिख रहा है हमें। ये क्लियर, इतना क्लियर होगा, इसको लिख लिया सबने? सर ये डेल्टा एक्स क्या है सर? डेल्टा एक्स यहाँ पे पाथ डिफरेंस है। ओके सर, उसकी जगह और डेल्टा फाइव तुम्हारा लिखा हुआ है यहाँ पे, डेल्टा फाइव हमारा फेज डिफरेंस है। ठीक है। इसका मीनिंग क्या है पाथ डिफरेंस का? जैसे हमने कल देखा था ना, यहाँ पे जो दो वेव आ रही थी, इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस आ रहा था वो 4 मीटर का आ रहा था। एक 10 मीटर चल के आ रही थी और एक 6 मीटर चल के आ रही थी। तो दोनों में जो पाथ डिफरेंस आ रहा था वो 4 मीटर का आ रहा था। इस केस में पाथ डिफरेंस वाज 4 मीटर। तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? लैम्डा आपका 2 मीटर था, फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा इस फॉर्मूले से? 4 लैम्डा। 4 पाई। हाँ सॉरी 4 पाई। 4 पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो यानी जो वेव यहाँ पहुंचेंगी जब, तो उनमें आपस में 4 पाई का फेज डिफरेंस होगा। ठीक है। तो 4 पाई का फेज डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। यानी कि जब एक वेव का, मान लो ये वाला क्रस्ट पहुंच रहा है, दूसरी वेव का ये वाला क्रस्ट पहुंच रहा होगा, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 पाई का डिफरेंस हो जाएगा और इन दोनों के बीच में फिर 2 पाई का हो जाएगा, टोटल 4 पाई का पाथ फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो यानी जब इसका ये वाला पार्ट पहुंचेगा तो इस वाली वेव का ये वाला पार्ट पहुंचेगा। तो किस तरह का इंटरफेरेंस हुआ ये? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, राइट। और जब इसका ये वाला पार्ट पहुंचेगा तो इसका ये वाला पहुंचेगा, तो इनमें हमेशा जो है इतना गैप चलता रहेगा। जब इसका ये वाला पार्ट पहुंचेगा तो इसका ये वाला पहुंच जाएगा वहां पे। अभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे हम लोग, है ना। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग सर पाथ के वैसे हम बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है कंस्ट्रक्टिव में, तो ये तो जैसे ऑलमोस्ट परपेंडिकुलरली जा रही हैं दोनों वेव्स, तो इसमें बस वो एम्पलीट्यूड जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं या मिल रही हैं वहां पे ही बढ़ता है, या फिर पूरी वेव्स का बढ़ जाता है? ये वेव जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां वहां पे बढ़ जाएगा। जैसे कि एक्चुअली होगा क्या, वेव निकलेगी एक्चुअली वैसे निकलेगी कुछ, और इसकी वेव ऐसे निकलेंगी।
तो हर पॉइंट पे एक पाथ डिफरेंस होगा दोनों के बीच का, और हर पॉइंट पे एक फेज डिफरेंस होगा। तो मैं किसी भी पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे अगर लूंगा तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आएंगी सबकी। तो कहीं पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव होगा, कहीं पे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, कहीं पे घटेगा। तो एक्चुअली ऐसा होता है सीन पे वो इंटरफेरेंस होता है। तो जो हम पढ़ रहे हैं तो एक सिंपल एक पॉइंट के लिए पढ़ रहे हैं जी, लेकिन एक्चुअली ऐसा होगा। सर क्या सर ये समझ में नहीं आया। भाई एक सोर्स आपका S1 है और एक सोर्स S2 है, दोनों से Yes, साउंड sir. निकल रही है, दोनों से साउंड वेव निकल रही है मान लो। एक से साउंड या कोई और वेव निकल रही है, लाइट वेव है, साउंड वेव ऐसे निकल रही है इसमें। तो ये चारों तरफ निकलेगी ना, तो केवल इतना बनाया, हालांकि ये गोल ऐसे फैलेगी पूरी चारों तरफ, है ना। Yes, sir. ऐसी इस वाले से भी निकलेगी। तो ये कई जगह आपस में इंटरफेयर करेंगी। Yes, sir. तो मैं कोई भी एक अगर पॉइंट लूँ तो किसी भी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लो मैं देखूँ, इस पॉइंट पे मैं देखूंगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ, अगर मैं मान लो S2P माइनस S1P करूँ तो क्या आएगा मेरा? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। मेरा डेल्टा एक्स आ गया। अब मैं चेक करूंगा कि मेरा पाथ डिफरेंस जो है कितना सर ये है। पाथ डिफरेंस कैसे आया सर ये पाथ डिफरेंस कैसे आया? यस सर। ओके, मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर पता नहीं क्या होना चाहिए, बट सर ये पाथ डिफरेंस आया कैसे? अच्छा देखो, अगर दो वेव मान लो, ये दोनों सोर्स हैं, ठीक है, और ये दोनों सोर्स मान लो इनिशियली इनसे जो वेव निकल रही है वो सेम फेज में है। किसमें है? सेम फेज। मान लो, मैंने मान लिया सेम फेज का मतलब ये ऐसे हैं, जब इससे निकलनी शुरू हुई और इससे भी ऐसे निकली, ठीक है। सेम मतलब सब टाइम। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। नहीं, वो तो डिपेंड करेगा ये मिलेंगी जाके कहाँ पे। ये तो निकल रही है, अच्छा, ये तो हाँ निकलना हाँ शुरू यस हुआ। सर। अब मैंने भी यहाँ से निकली ना वेव तो मेरी, ऐसे इसकी यहाँ से चलना शुरू हुई ऐसे। अब ये डिपेंड करता है यहाँ पे जो मिल रही है तो इसका क्रस्ट और क्रस्ट पहुंच रहा है या क्रस्ट और ट्रफ पहुंच रहा है, उस पर डिपेंड करेगा ये कंस्ट्रक्टिव होगा डिस्ट्रक्टिव होगा। यस सर। तो मैं देखूंगा भाई कि मेरा जो, कैसे पता लगा भाई क्रस्ट पहुंचेगा उसका जो ट्रफ पहुंचेगा साथ में, तो साथ में पहुंचना नहीं पहुंचना। तो मैं देखूंगा यहाँ से तक का पाथ कितना है, S1P कितना है और S2P कितना है, ठीक है। अगर ये पाथ मेरा जो आ गया, मान लो इनका मैं फिर डिफरेंस निकाला मैंने, मान लो डिफरेंस आ गया मेरा लैम्डा का, इसका मतलब क्या है? सर ये पाथ डिफरेंस ही होना चाहिए, हाँ। लैम्डा आया, लैम्डा का मतलब क्या है कि इसका जो है जब तीसरा क्रस्ट पहुंचेगा, S2P ज्यादा है यानी S1P से। यस इसका जब सर। तीसरा क्रस्ट पहुंचेगा, मान लो इसका कौन सा क्रस्ट पहुंच रहा होगा वहां पे उस समय? दूसरा। S1P दूसरा, लेकिन पहुंच क्या रहा होगा? क्रस्ट पहुंच रहा होगा। यस सर। तो इनका इंटरफेरेंस कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव होगा। तो पार्ट डिफरेंस में बता सकता हूँ कंस्ट्रक्टिव होगा नहीं होगा? पाथ डिफरेंस तो कंस्ट्रक्टिव होगा फिर। नहीं, पाथ डिफरेंस से बता पा रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ये बता पा रहा हूँ ना पाथ डिफरेंस देख के। सर तो सर ये कैसे? हमें कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है पार्ट डिफरेंस और फेज उसकी डिफरेंस, मतलब इनिशियल फेज दोनों देख के पता चलता है। हाँ दोनों चीज देखनी पड़ती है। इनिशियल फेज भी देखना पड़ता है कि इनिशियल फेज दोनों का सेम था कि नहीं था। इन दोनों चीजों के अलावा और कुछ तो नहीं देखना ना? और तो वेवलेंथ सेम होनी, मैंने वेवलेंथ आप जो देख रहे हो भी सेम मान लो। कई बार ऐसा होता है कि आप मीडियम डिफरेंट है, ऊपर नीचे दूसरा मीडियम है, तो वेवलेंथ चेंज हो सकती है आपकी। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो यूजुअली ऐसा होगा नहीं, मैंने आप ऐसा क्वेश्चन कम आते हैं आपके कि मीडियम डिफरेंट हो। तो यूजुअली हम ये देखते हैं उसकी इनिशियल फेज कितना है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका मैंने यहाँ पे कुल मिला के फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, वो हमें देखना है। अगर मान लो वैल्यू ये आती, अब क्या होता? अच्छा हाँ सर, वो वेव्स तो दोनों ही सेम होनी चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वगैरह सब कुछ, तभी होगा नहीं, इन ये दोनों चीजों पे भी। किसी के बीच में भी हो सकता है इंटरफेरेंस, ये डिफरेंट वेवलेंथ के बीच में भी हो सकता है। बस फर्क क्या पड़ेगा दोनों में, आई बताता हूँ फर्क क्या पड़ेगा। इसको देख लेते हैं, मैं फर्क क्या होगा दोनों चीज़ों में। इसका इंटरफेरेंस ओके सर। ये क्या आएगा, λ/2 अगर होगा तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। भाई λ/2 का मतलब क्या है? इसका जब क्रस्ट पहुंचेगा एक का, दूसरे का ट्रफ पहुंच जाएगा वहां पे, और जब उस वाले का क्रस्ट पहुंचेगा इसका ट्रफ पहुंच जाएगा, ऐसी होगा बात में।
इनका इंटरफेरेंस बार हाँ बार यस यस सर। इनका हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता रहेगा। मैंने ऐसा नहीं कि एक बार डिस्ट्रक्टिव होगा, वो हमेशा ऐसे होगा। मान लो इसका ये ऐसी वेव है, तो पहली वेव का ये पहुंच रहा है, दूसरी वेव का ये पहुंच रहा है। अब पहली वेव का मान लो ये वाला पार्ट पहुंचेगा, दूसरी वेव का उस समय जो है कौन सा पार्ट पहुंचेगा, ये वाला, तब भी जीरो आएगा सम इनका। जब इसका ये वाला पहुंचेगा, इसका ये वाला पहुंचेगा, क्योंकि इनका λ/2 का पार्ट डिफरेंस है, तब भी जीरो आएगा सम इनका टोटल अगर मैं ऐड करूंगा तो इनका हमेशा इंटरफेरेंस कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर हुआ ये? और सर ये S1P ज्यादा है या S2P ज्यादा है, ये तो गिवन होगा ना? उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर मान लो नेगेटिव भी आ गया तब भी हमारा उससे फर्क नहीं पड़ रहा, फिर ये वाली वेव आ जाएगी तो बात क्या है, बात तो एक ही मान लो। ये वाली वेव इस जगह पे ये वाली वेव आ जाएगी। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं देवेश, बोल रहे हैं सर ये S2P और S1P क्या है, कनेक्शन लॉस हो गया था बीच में। S2P तो ये सोर्स है यहाँ पे ना, जो सोर्स से ये एक सोर्स है और एक दूसरा सोर्स है, दो सोर्स है यहाँ पे। तो हम एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं कि S1 से दूरी कितनी है और S2 से दूरी कितनी है। तो S1P S2P जो है उस पॉइंट की दूरी है सोर्स से। ठीक है, तो ये सॉरी आवाज नहीं आई, क्या बोल रहे हैं सर? अगर डेल्टा x की वैल्यू लैम्डा आएगी इसका मतलब है कि हमेशा कंस्ट्रक्टिव होगा, और λ/2 होगी तो हमेशा डिस्ट्रक्टिव होगा। बिल्कुल। अगर आपका डेल्टा x लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा या फिर इन जनरल n लैम्डा आएगा, ये मैं लिखवाने भी वाला था आपको भी, तो ये कंस्ट्रक्टिव होगा हमेशा। और अगर आपका डेल्टा x λ/2 3 λ/2 5 λ/2 7 λ/2 और इन जनरल 2n+1 λ/2 आएगा, तो ये हमारा इंटरफेरेंस होगा डिस्ट्रक्टिव। ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है फॉर्मूला, ये इन्फॉर्मेशन जो भी दी है ये काफ़ी काम आएगी आपको, 12th क्लास में भी आएगा दोबारा ये। तो ये आप लिख लो इसको, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है। ठीक है, ऐसे अगर पार्ट डिफरेंस पे लिख लो पहले ये, फिर मैं फेज डिफरेंस के टर्म पे लिखता हूँ उसको। सर जो यहाँ पे P लिखा है वो तो मतलब जब जहाँ पे दोनों वेव मीट कर रही है वो पॉइंट है ना? हाँ, जहाँ पे दोनों हम वेव जहाँ पे आके मीट कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, सुपर इम्पोज कर रही है, वो पॉइंट है। ओके, इसको मिटाए तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम को, हो गया सर। कलर डायग्राम आ गया ना आपको, तो ब्लैक एंड व्हाइट को मिटाए तो मैं। अच्छा लिख लिया, तो बताओ पाथ इसमें फेज डिफरेंस कितना लिखूं? अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? लैम्डा के लिए कितना था, 2 पाई या 4 पाई? इसके लिए 4 पाई आएगा, इसके लिए 6 पाई आएगा। यस सर, वो लैम्डा पे डिपेंड करेगा। लैम्डा पे, तो इन जनरल क्या लिखूं यहाँ पे? इन जनरल ये आएगा ऑड इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर मैं इसके लिए लिखूं λ/2 के लिए, तो मेरा क्या आएगा, लैम्डा आएगा, सॉरी पाई आएगा, या फिर 3 पाई आएगा, या फिर 5 पाई, या फिर 7 पाई। तो फॉर 2n+1 पाई यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए वी विल हैव द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर ये इसमें पाई 3 पाई में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हुआ? भाई वो तो एक ही बात है ना, ये लिखो λ/2 में, λ/2 का मतलब क्या होता है, पाथ डिफरेंस अगर λ/2 है तो फेज डिफरेंस पाई का होगा। ये दोनों पॉइंट हो गए ना, इन दोनों पार्ट्स हाँ λ/2 वो होता सर है ना। मैंने सॉरी गलती से फेज समझ लिया, फेज डिफरेंस। यस सर। नहीं, ये हमारा वो है, अलग है। ये फेज है, वो पाई पाथ है। यस सर। अब कंडीशन क्लियर हो गई आप लोगों को फेज और पाथ के टर्म में? तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th तक आपका पीछे नहीं छोड़ेगा ये, तो ये ढंग से गांठ बांध के रख लो। सर एक बार बता देना। क्या चीज? सर ये λ/2 3 λ/2 ये सब डिस्ट्रक्टिव क्यों है? सर मुझे समझ नहीं आया था कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव सही से। अगर मान लो एक वेव मेरी ऐसे आ रही है, ठीक है, और दूसरी वेव ऐसे आ रही है इधर को, तो इनमें जो इंटरफेरेंस होगा किस तरह का होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, यस सर। है ना?
मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, जब ये मिलेंगे तो आपस में एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो ये केस कौन सा केस है? मैं कह रहा हूँ कि भाई एक वेव का ये वाला पार्ट है और दूसरी वेव का ये वाला पार्ट है, ऐसे मान सकते हो आप। इस वेव का ये वाला पार्ट है और इस वेव का ये वाला पार्ट है। ये यस सर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? सर फेस डिफरेंस पाथ पाथ लैम्डा। नहीं, लैम्डा तो यहाँ से तक होता है ना आपका थ्रस्ट। लैम्डा बाय 2। सर लैम्डा बाय 2 हाफ लैम्डा। हाँ यस तो लैम्डा बाय 2 के केस में कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा। ये क्लियर हुआ? यस सर। तो ये इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस है Respective लैम्डा क्यों? बाय 2। फिर से सर एक बार सर कंस्ट्रक्टिव का भी बता देना एक बार फिर से। हाँ, तो एक तो केस ये होगा, दूसरा केस क्या हो सकता है डिस्ट्रक्टिव के लिए? अगर मैं देखूं तो ये जरूरी नहीं है कि ये वाला पार्ट हो सकता है ये वाला पार्ट हो दूसरी वेव का ये। तो अगर ये वाला पार्ट होगा तो फिर पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा इन दोनों का बीच में, मैं मान लूं कि ये है और ये है, सर लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2, लैम्डा और ऐड हो जाएगा ना इसमें, यहाँ से तक लैम्डा होगा। तो लैम्डा तो ये हो हाँ गया 3 लैम्डा बाय 2। 3 लैम्डा बाय 2। तो ऐसे सारे केस 5 लैम्डा बाय 2 आ जाएगा अगला केस अगर मैं निकालूंगा तो। यस सर। तो ये सारे केस में मेरा इन सब केसेस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। यस कंस्ट्रक्टिव का क्या है? कंस्ट्रक्टिव में ये है, या तो ये होगा, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, यस सर। तो ये दोनों का मतलब क्या है भैया? तो अगर मैं पूरी वेव एक बना लूं तो उसका जो है एक का ये वाला पार्ट होगा, दूसरे का भी हो सकता है यही वाला हो, या तो ये वाला होगा तो पार्ट डिफरेंस 0 होगा, या फिर दूसरी वाली वेव का ये वाला पार्ट होगा वो। अब कितना हो जाएगा पार्ट डिफरेंस? लैम्डा। यस सर। और अगर उसका ये वाला पार्ट हुआ तो कितना हो जाएगा पार्ट डिफरेंस? 2 लैम्डा। टोटल 2 लैम्डा। 2 लैम्डा। तो अगर पार्ट डिफरेंस मेरा 0 है, लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, तो ऐसा वाला इंटरफेरेंस होगा, फिर ये वाला केस आ जाएगा कि वेव ऐसे आ रही है। तो इंटरफेरेंस कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव। एक बार वो जो था ऊपर वाला डिस्ट्रक्टिव वाला वो फिर से बता दो। कंस्ट्रक्टिव वाला समझ में आया? यस यस सर अब आ गया। आगे कंस्ट्रक्टिव वाला, डिस्ट्रक्टिव वाले में क्या समझना है देवेश? कि लैम्डा बाय 2 क्यों है ये समझना है? नहीं सर, मतलब वो वेव कैसे मीटअप हो रही है वही सब, मतलब ये तो वेव ऐसे आ रही है ना यार, ये आएगी तो फिर कैसे मीटअप, मतलब ये आएगी तो फिर जाके जब क्लोज आ जाएंगे तो कुछ ऐसे आ जाएंगे एक दूसरे के नीचे, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कम बनेगा, 0 ही बन सकता है। अगर दोनों बराबर होंगे तो 0 आ जाएगा रिजल्टेंट। अगर ये दोनों भी कैसे समझ आ गया? ओके, तो क्लियर हो गया सबको अब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव? यस सर। ओके, तो ये कंडीशंस है हमारी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सर? इंटरफेरेंस होने के लिए। हाँ जी। सर इसमें S1 और S2 क्या है? S1 S2 तो सोर्स मान लिया ना हमने, सोर्स है, सोर्स वेव की सोर्स जहाँ से वेव आ रही है। हाँ बिल्कुल, ये सोर्स ऑफ वेव है। और सब P? P एक पॉइंट है, जनरल पॉइंट आप वहाँ पे चेक कर रहे हो। P इज एनी पॉइंट, आप कहीं भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। तो जनरल पॉइंट आप चेक कर रहे हो कि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है। ओके। तो डेल्टा एक्स क्या केस में होगा ना, डेल्टा एक्स है पाथ डिफरेंस एट P, पाथ डिफरेंस एट P है ये। P पे आप पाथ डिफरेंस चेक कर रहे थे, तो आपने दोनों सोर्स से डिस्टेंस चेक कर लिया कितना कितना आ रहा है, उसको माइनस कर लिया तो पाथ डिफरेंस आ गया आपको, ठीक है। सर प्रीवियस स्लाइड कर दीजिए ये वाली सर, इससे पहले इसके बाद वाली। यस सर हो गया। ओके, देखो आप इस क्वेश्चन से समझोगे, मान लो एक पाइप है, और इस पाइप पे आप यहाँ से साउंड भेज रहे हो, जब साउंड यहाँ से जाएगा तो यहाँ जाके 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, एक पार्ट आपका यहाँ चला गया घूम के और एक पार्ट यहाँ से चला गया। ये सेमी सर्कुलर एक पाइप है ऐसा, माने सेमी सर्कुलर पार्ट है इसका रेडियस R है। सर क्वेश्चन है ये? हाँ क्वेश्चन ही समझ लो। ये एक पाइप है, ठीक है, इसका रेडियस R है
और ये साउंड जो है आपका ऐसे यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आदमी खड़ा है, जो सुन रहा है साउंड को, उसको आवाज नहीं सुनाई दी कुछ भी, नो साउंड, आवाज नहीं सुनाई दी, नो साउंड सुनाई दिया, आपने यहाँ से साउंड भेजा था। ऐसा क्यों हुआ होगा? तो क्योंकि जो वो राउंड पाइप की में से जो वेव्स आएंगी और सीधी जो वेव्स जाएंगी, उनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस होगा, या तो वो हमारा λ/2 होना चाहिए, या फिर जो फेज डिफरेंस होगा वो हमारा पाई 3 पाई ऐसे होगा, जब भी हो गया होगा ये। करेक्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपका जो पाइप साउंड यहाँ से घूम के गया है उसने ज़्यादा पार्ट ट्रेवल करा है, और जो साउंड यहाँ से गया उसने कम पार्ट ट्रेवल किया, तो इनमें पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया एक, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इन दोनों में पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया। अगर ये पाथ डिफरेंस आपका λ/2 हो गया, या फिर 3λ/2 हो गया, या 5λ/2 हो गया, तो या ऐसा कुछ हो गया, तो यहाँ पे कोई साउंड यहाँ पे आते आते डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर देगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और आपको आगे कोई साउंड नहीं सुनाई देगा। ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पे? आर में और लैम्डा में अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूँ रेडियस ऑफ द पाइप पे और लैम्डा में, तो क्या रिलेशन बनेगा? पार्ट डिफरेंस को लिख सकता हूँ, दोनों के बीच का ये होगा, इसको क्या लिखूँ पार्ट डिफरेंस को, दोनों जो सब यहाँ पे गए इनमें कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा? सर वो जो नीचे वाला होगा, अगर उसको हम सेमी सर्कुलर वाली रीजन में देखें तो जो स्टेट जा रहा है उसको केवल 2r डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, बट जो सेमी सर्कुलर में से जा रहा है उसको पाई डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो सर उनके बीच में अगर उनको माइनस कर दे तो उससे नहीं आ सकता है? बिल्कुल वैसे ही है, ये इनका पार्ट डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। जो साउंड ऊपर से गया उसने पाई डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ तक तो दोनों ने बराबर ट्रेवल किया, यहाँ तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ के बाद इसने पाई ट्रेवल किया और इस वाले ने 2r ट्रेवल किया, तो इनमें पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया πr - 2r का, पाई - 2 × r का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। सर ये समझ नहीं आया सर, πr 2r भाई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा? इतना डिस्टेंस, सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है? सर सेमी सर्कल हो गया ना ये, सेमी सर्कल हो गया ना ये, तो πr होगा। यस सर, और ये डिस्टेंस कितना होगा? 2r। तो यहाँ से यहाँ तक जो पाथ ट्रेवल किया इसने πr का किया, और इस वाली वेव ने जो ट्रेवल किया पाथ वो 2r का किया, तो दोनों में कितना पार्ट डिफरेंस आ गया? हाँ सर माइनस कर देंगे, ओके माइनस कर देंगे दोनों को, S1p - S2p जैसे हमने किया है, तो या तो S सोर्स सेम है लेकिन घूम के आ रहा है, यहाँ केस ऐसा हो गया, ठीक है। तो दोनों में पार्ट डिफरेंस आ गया, अगर ये इसके बराबर हो गया तो आपका साउंड नहीं आएगा फिर, तो दिस इज द कंडीशन। सर ऐसा भी तो हो सकता है हमारी रेंज की ना हो वो साउंड, तो हमें सुनाई नहीं दी। हाँ लेकिन यहाँ पे तो साउंड थी ना। यस सर। इसमें ये हो सकता है दूसरा केस कि यहाँ से जो साउंड गया है उसकी इंटेंसिटी दोनों की डिफरेंट हो। मान लो चला गया 40% साउंड यहाँ चला गया और ये 60% यहाँ चला गया, 40% वहाँ से चला गया, तो 40% साउंड तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 40 और 40 80% कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 20% बच जाएगा, ऐसा हो सकता है। अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर ना हो, साउंड जो गए यहाँ पे घूम के अलग अलग एनर्जी जा रही हो दोनों, तब हो सकता है कि कुछ साउंड बच जाए। थोड़ी देर कि उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो घटेगी, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो फिर साउंड ज्यादा आएगी। अगर कंस्ट्रक्टिव होगी तो ज्यादा आएगी, हाँ कंस्ट्रक्टिव होगी तो ज्यादा आएगी। तो हमने ये माना है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रही है। एक कंडीशन थी, उसने बोला ना नो साउंड है यहाँ पे, कंडीशन क्या होगी? अगर साउंड नहीं आई तो मतलब डिस्ट्रक्टिव ही है। हाँ डिस्ट्रक्टिव ही है तो। ओके सर। भाई नो साउंड का मतलब क्या हुआ कि अपना तो कंप्रेशन आ रहा है, रेरिफेक्शन आ रहे हैं, तो कब पॉसिबल है कंप्रेशन भी नहीं आ रहा है, रेरिफेक्शन भी नहीं आ रहा है? तब पॉसिबल है कि कंप्रेशन, एक वेव का कंप्रेशन और दूसरी वेव का रेरिफेक्शन मिक्स हो गया हो, तो नॉर्मल प्रेशर बन जाएगा वहाँ पे, है ना? तो ना कंप्रेशन आएगा ना रेरिफेक्शन आएगा, तो आपका नॉर्मल प्रेशर हो जाएगा वहाँ पे।
तो उसको हम बोलेंगे नो साउंड। ठीक है। और सर ये जो इंटेंसिटीज वाला आपने बताया था वो तो हम ऐसे मान के ही चलेंगे ना कि इक्वल जा रही हैं दोनों पार्ट्स में से, जब तक हमें बताया नहीं गया होगा। हाँ, अगर सिंपल क्वेश्चन हमें दिया होगा तो हम इंटेंसिटी बराबर मान के चलेंगे जब तक वो बोलेगा नहीं। ओके सर। और सर अगर ऐसे हमें अलग अलग ऐसे पार्ट्स में से अलग अलग इंटेंसिटीज भेजनी भी हो तो मतलब अंदर ही कुछ पार्ट में हमें कुछ मैनुअली करना पड़ेगा ना, अपने आप तो नहीं जाएंगे ऐसे? इंटेंसिटी तो डिपेंड करती है उसको रास्ता कितना मिल रहा है, वहाँ पे पाइप कितना चौड़ा है, वो वाला कितना चौड़ा है, उसमें एंगल कितना बना रखा है आपने, अच्छा पैरामीटर पे डिपेंड करेगा कितना वहाँ से जाता है साउंड, कितना यहाँ से जाता है। ठीक है। जैसे पानी आप भेजते हो तो पानी अगर आप एंगल में ज़्यादा पाइप का पतला रखोगे साइज वहाँ पे सेमी सर्कुलर वाले का, कम पानी जाएगा वहाँ से, तो उस पर डिपेंड करेगा सब कुछ। ठीक है। यस सर। ओके, इसमें ना आगे अब जाके अगर आप एम्पलीट्यूड ऐड करेंगे उसका फॉर्मूला है हमारे पास, उसको भी पढ़ लेते हैं भी, तब तक हो ही जाएगा वो भी, इसी चैप्टर में है आपको कि अगर आपके दो साउंड जो हैं आपस में अगर मिक्स हो गए तो उनका नेट एम्पलीट्यूड कितना आता है, अगर उन्हें पार्ट आपको फेज डिफरेंस दिया हुआ है। देखो क्या फॉर्मूला बनता है आपका। इतना क्लियर हो गया सबको ये जब तक पढ़ा हमने? उसके बाद यस सर। अब देखो अगर दो आपके वेव आ रही हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड A1 और A2 है और ये इंटरफेयर कर रही है, इंटरफेयर में सुपर इम्पोज कर रही है जैसे हमने भी पाइप वाले केस में किया। तो इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है ए नेट जो आता है वो आता है A1 स्क्वायर, जैसा वेक्टर ऐड करते हो ना तो वैसे है ये। इनका रिजल्टेंट ये आता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos फाई। जब दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं, यहाँ पे A1 क्या है, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है, और A2 है एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव, और फाई है इनके बीच का, डेल्टा फाई ले लो या फाई ले लो, ये है इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। उस पॉइंट पे जो भी फेज डिफरेंस होगा 1 और 2, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है उस पॉइंट पे वो इतना आता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos फाई। क्लियर हुआ? सर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस में लगाना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस में, अब दोनों में? दोनों में। अभी हमने फाई दिया नहीं ना, कितना होगा फाई पे डिपेंड करेगा। सर इधर डेल्टा फाई नहीं आना चाहिए था? हाँ डेल्टा लिख लो, कई बार फाई लिखते हैं कई बार डेल्टा फाई लिखते हैं, दोनों लिखा हुआ है किताबों में। यस सर। सर बात वही है ना? हाँ बात वही है, हालांकि जो इक्वेशन लिखते हैं वहाँ पे हम जो फाई लिखते हैं वो फेज होता है उसका, लेकिन यहाँ पे तो हम फेज डिफरेंस की बात करें तो फाई का मतलब फेज डिफरेंस ही है अगर वो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। यस सर। ओके, अब देखो ए मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए मैक्सिमम कब होगा आपका, जब आपका फाई जो है cos फाई 1 हो, 0 हो जाए फाई, फाई हमारा 0 हो जाए है ना, या 2 पाई हो जाए, वही केस सेम केस आ गया, वही कंस्ट्रक्टिव वाला जो केस है आपका, हमने यहाँ पे शायद 0 नहीं लिखा ना, यहाँ पे एक केस 0 वाला भी हो सकता है। जैसे पे फाई है तो 0 डिग्री अगर होगा यहाँ पे, देन ऑल्सो यू विल हैव अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसे यहाँ पे डेल्टा एक्स अगर 0 होगा तब भी आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, तो ये भी एक स्पेशल कंडीशन है, तो 0 भी हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारा जो हम अभी फेज की बात कर रहे हैं, फेज हमारा या तो 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो, उसकी वैल्यू हमारी 1 आएगी, जनरल है ऐसा कुछ हो जाए, सॉरी 2n पाई आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा जो है इस केस में ए मैक्सिमम आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा ए मैक्सिमम का वैल्यू कितना आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2, यानी कि A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर which is equal to A1 plus A2।
तो ये मेरा ए मैक्स है। जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मेरा आएगा दोनों के सुपर इम्पोज तब आएगा जब दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और एम्पलीट्यूड होगा दोनों का सम। और अगर मैं ए मिनिमम की बात करूं तो आपको पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आएगा। मैं दोबारा लिख नहीं रहा कंडीशन वही आ जाएगी आपकी। तो लिखते हैं यहाँ पे, अगर आप कंडीशन लिखना चाहो तो cos -1 आ जाएगा। -1 आना चाहिए। तो फाई आपका जो है तो 3 पाई 5 पाई। ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और ए आपका जो है वैल्यू मिनिमम की वो आ जाएगी A1 - A2। पूरा लिख रहा। सर हाँ जी। सर 5 की वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना, कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है। हाँ बिल्कुल, फाई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। ओके तो हमारा ए मैक्सिमम आ गया, ए मिनिमम आ गया। तो मैंने A1 - A2 लिखा है, तो ये A2 - A1 भी हो सकता है, तो मैंने बीच में ये वाला साइन लगा दिया। इसका मतलब होता है जो बड़ा होगा उससे माइनस कर देंगे। सर हाँ जी। अच्छा ये सर इसका मतलब अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसको जो बड़ा होगा उससे माइनस कर देंगे। ओके, तो ये दिस इज द केस फॉर दिस थिंग। अच्छा, अब अगर मान लो ये दोनों बराबर हो, इफ A1 = A2 हो, उसको देख लेते हैं। ये समझ लिख लिया? यस सर। Okay. If A1 = A2 हो, इक्वल टू A मान लो, A नहीं मानो उसको, A0 मान लो, तो क्या आ जाएगा हमारा? A = √A1² + A2²। तो इसलिए हमारा आ जाएगा A0 का स्क्वायर + A0 का स्क्वायर प्लस 2A0 का स्क्वायर cos phi, which will become 2A0 का स्क्वायर प्लस 2A0 का स्क्वायर। तो मैं A0 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, 2A0 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो बन जाएगा 1 + cos phi। और 1 + cos phi हमारा क्या होता है? 2 cos² π/2। This is the A in case of equal amplitudes. In case of equal amplitude, this will become 2A0 cos π/2। ये हमारा A का वैल्यू है। और फिर वही कंडीशन है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फाई आपका 0 to π 2n π। This implies that cos phi is 1, and this implies that A is 2A0 कंस्ट्रक्टिव के लिए। डिस्ट्रक्टिव होगा अगर तो फाई हमारा 0 not 0 पाई आएगा पहला, पाई 3 पाई 5 पाई and so on 2n plus 1 pi. This implies that cos phi is -1 and this implies that A is equal to 0। तो अगर दोनों बराबर होंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड नेट 0 हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो कंप्लीट वहाँ पे साइलेंस होगा, कंप्लीट वहाँ पे साइलेंस होगा। ठीक है, A0 के साथ 0 आ जाएगा ना, पुट करोगे वैल्यू तो पाई पुट करोगे तो क्या होगा? cos π/2 हो जाएगा। cos π/2 0 होता है। 3 पाई पुट करोगे 3 π/2 आ जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, यस तो वैसे भी समझ लो यार, ये तो कॉमन वाली बात है। अगर ऐसे दो वेव आ रही है और दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है तो नेट एम्पलीट्यूड 0 ही होना है अगर ये दोनों बराबर है आपस में। तो यस
है ना। और अगर बराबर नहीं है तो क्या आ जाएगा, a1 माइनस a2 आ जाएगा, फिर जो हमने भी लिखा था, अगर बराबर नहीं है तो इस केस में। सर इससे पहले स्लाइड दिखाया ना सर, ये जो ए मिनिमम लिखा है वो क्या है, A1 ये लास्ट a1, में? इसका मतलब ये होता है कि ये a1 माइनस a2 होगा या a2 माइनस a1 हो सकता है, दोनों हो सकता है ना, कोई बड़ा हो सकता है दोनों में से। आइदर ये a2 माइनस a1 होगा या a1 माइनस a2 होगा या a2 माइनस a1। तो सर इसको मोड में लिख दीजिए। सर मतलब जो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो लेंगे। वो पहले ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, तो साइन हम ये वाला लगा देते हैं उसके लिए माइनस में। ओके सर। सर इससे अच्छा मोड में ले लेते हैं, पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। हाँ मोड में ले लो, अगर टीचर समझ जाए आपका फिजिक्स वाला टीचर समझे तो ऐसे लिख दोगे, फिर कई बार टीचर को पता नहीं होता ना मैंने, या फिर वो आइडिया नहीं आता क्या लिख दिया। आप a1 माइनस a2 लिख देना, ऐसे खत्म काम। सर जो आर्किमिडीज और प्रिंसिपल सर अगर ये वाला नहीं पता हुआ टीचर को तो? सर अगर ये ना पता हो, हाँ तो a1 माइनस a2 लिख देना, बोलता रहा हूँ a1 माइनस a2 तो पता होगा। किताबों में ऐसे यस लिखा है ना, किताबों में a1 माइनस a2 लिखा हुआ है, उन्होंने दोनों केस ले लिए कि ये भी बड़ा हो सकता है, उन्होंने एक ही केस लिया कि a1 बड़ा होगा। ओके चलो ये लिख लिया सबने, चलो तो ये क्लियर हो सर गया। सर इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर सर ये अगर cos फाई के अंदर, नहीं सर ये जो भी स्लाइड थी सर इससे बाद वाली, हाँ सर अगर फाई की जो वैल्यू है अगर वो सर 2 पाई होगी सर, अगर हम उसको फॉर्मूले में डालेंगे 2a0 cos 2 पाई बाई 2 तो सर एक cos पाई आ जाएगा। हाँ सर cos पाई की वैल्यू 1 होती है। cos पाई की वैल्यू 1 होती है, हाँ अच्छा 1 हाँ होती है, सही है सर सही माइनस है। 1 होगी या माइनस 1 होगी ना, पाई की माइनस 1 होगी मेरे ख्याल से। यस सर हाँ सही है। तो क्या आएगा, 2 माइनस 2a0 आ जाएगा उस केस में, तो बात एक ही है, यस सर एम्पलीट्यूड तो ज़्यादा ही आएगा ना। यस सर हाँ। तो दिस वाज द थिंग। अच्छा तो इसमें एक चीज़ और है, जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो आपने जो फॉर्मूला भी लिखा था यहाँ पे, ये वाला, इसको मैं ऐसे लिख सकता था, ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, यानी कि आई कुड राइट दैट आई जो आएगा रिजल्टेंट इक्वल टू क्या आएगा, i1 प्लस i2 प्लस सर आई इंटेंसिटी है। आई हमारी इंटेंसिटी है। सर इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? इंटेंसिटी हमारी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कहीं से जो पास हो रही है उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया। सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर कैसे आया? कैसे आया ये हमारे पास, इसका तो वो नहीं है कि कैसे आया, इसको ड्राइव करना पड़ेगा, ये हमारे पास डेरिवेशन नहीं है इसका। सर इंटेंसिटी और वेव आपस में रिलेट कैसे हो गई? इंटेंसिटी मतलब एनर्जी हुई ना एक तरह की, तो वेव में एनर्जी तो होती है, हाँ सर होती है। उसकी जो एनर्जी होगी उसको हम इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखते हैं ना, कि कितनी एनर्जी उससे पास हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जैसे सोर्स बोल रहा है आपका, तो मैं अगर एक पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पे खड़ा होकर देखूँ इस एरिया में कितनी एनर्जी मेरी पास हो रही है पर यूनिट टाइम, तो मेरी इंटेंसिटी होगी। यस सर। सर वो 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2 ये कैसे आ गया? ये ऐसे आया कि ए स्क्वायर इक्वल टू था हमारा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, तो यहाँ पे क्योंकि a1 a2 थे ना तो हमें रूट लेना पड़ गया। और सर 2 का रूट नहीं? 2 का 2 लोग यहाँ पे, ये प्रोपोर्शनल टू रूट हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल टू रूट हो जाएगा, तो 2 तो 2 ही रहेगा ना, 2 थोड़ी चेंज होगा। ये प्रोपोर्शनल टू रूट आई लिखोगे, इसको प्रोपोर्शनल टू रूट आई लिखोगे, i2 2 तो 2 ही रहेगा अपनी जगह पे। यस सर ओके हो गया। ओके अच्छा
आप इसमें भी अगर आप आई मैक्स निकालोगे तो मैं पूरा कंडीशन नहीं लिख रहा, आई मैक्स हमारा क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 आ जाएगा, कंडीशन वही आ जाएगी कंस्ट्रक्टिव वाली जो है सारी कंडीशन। सर यहाँ पे जो हमने जो फाइल लिया है वो सर डेल्टा फाइव तो नहीं ना? डेल्टा फाई है, वो एक ही बात है। अच्छा हाँ तो ये कंडीशन हमारी आई मैक्स और आई मिनिमम की ये आ जाएंगी। यस सर। तो इंटेंसिटी हमारी ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी साउंड की, डिपेंडिंग ऑन कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। और अगर बराबर हो गया तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, एक I1 I2 आई बराबर हैं तो आपका I बन जाएगा सर जो इंटेंसिटी होती है सर वो तो एनर्जी होती है सर, वो दो एनर्जी आपस में कैसे कट जाएगी? अच्छा सर इंटेंसिटी तो पावर है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर यूनिट एरिया हो गया ये। हाँ पर यूनिट टाइम। हाँ तो कटेगी कैसे, आप ये बोल रहे हो एनर्जी कैसे कट जाएगी? यस सर। सर ये जो फॉर्मूला है आई मिनिमम का, इसमें I1 माइनस I2 है, इसलिए सर इसमें जो इंटेंसिटी है वो तो फिर हमारी एनर्जी हुई, और एनर्जी सबट्रैक्ट कैसी हो रही है मतलब? सब्ट्रैक्ट कैसे हो रही है, ओके चलो अभी देखते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट होगी, है ना, ट्राई करता हूँ बताने का। इसको पहले कंप्लीट कर लें, 2I0 1 प्लस कॉस फाई आ जाएगा ये, फिर इसको cos फाई को 2 cos स्क्वायर फाई लिखेंगे तो इट विल बिकम 4I0 cos स्क्वायर 5/2। दिस इज अवर I इक्वल टू 4 cos स्क्वायर 5/2। इसको मैं फॉर्मूला बॉक्स करना चाह रहा था, यहाँ पे बॉक्स कर दिया। दिस इज इक्वल टू अवर I, ठीक है। तो इक्वल अगर हमारी वो होंगी तो हमारी इंटेंसिटी वहाँ पे 4I0 cos स्क्वायर 5/2 हो जाएगी। अगर हमारा इक्वल हो, ठीक है। अब अगर इसका वही कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव देखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये वैल्यू कॉस की वैल्यू जो है ये 1 आ जाएगी, मैंने कुल मिला के आपका यहाँ पे 4I0 वैल्यू आ जाएगी कंस्ट्रक्टिव में। यस सर। तो आई मैक्स जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 4I0 और आई मिनिमम कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। 4I0 कॉस की वैल्यू जो मैक्सिमम 1 हो सकती है, चाहे 5/2 हो या कुछ भी हो, और मिनिमम 0 हो सकती है इस केस में, स्क्वायर है वैसे भी। तो सर वो 4I0 cos स्क्वायर 5/2 कैसे आया? फॉर्मूला है ना, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर 5/2 होता है ना। यस सर। बताओ यार, मैथ्स वाले सवाल पूछ रहे हो, ऐसे मेडिकल वालों को पूछना चाहिए। सर उतना ध्यान नहीं दिया ना। अच्छा सर लेना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती मिली है। जबरदस्ती मिली, ओके फोर्सफुली। चलो तो इतना होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा cos स्क्वायर फाई। तो इसमें देखो 4I0 तो I0 है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को कि एनर्जी कैसे कैंसिल हुई। एनर्जी कैंसिल नहीं हुई, एनर्जी जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है। एनर्जी कितनी थी आपकी, I0 और I0 थी, है ना सर? यस सर। हाँ जी देवेश क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पे I max 4 कैसा है, 4I0? 4I0 कैसे आया, सारे मैथ्स वालों की क्लास लेनी पड़ेगी अब। 1 प्लस cos फाई कितना होता है, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर 5/2। sin स्क्वायर 5/2 नहीं होता। वो 1 माइनस cos होता है। अच्छा ओके। 2 sin स्क्वायर 5/2। यस सर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की। देवेश समझ में आया? सर अगर हम यहाँ पे फाई की वैल्यू 2 पाई डालते हैं तो उससे डिवाइड होकर तो पाई हो जाएगा। और सर अच्छा ओके ठीक है। ठीक है, नहीं सर हो गया, वो स्क्वायर कर लो जो करना चाहते हो कर लो। सर वो स्क्वायर किए गए फॉर्मूला ऐसे थोड़ी, हाँ तो ऐसे थोड़ी बनाए फॉर्मूले, तो ड्राइव है सारे साइंटिस्टों ने 10 काम किए तब जाके बने। चलो मैं ये बता रहा था आपको, ये कहते हैं कि एनर्जी कैंसिल कैसे हो जाती है ना, वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो दो सोर्स हैं आपके I0 और I0 के, ठीक है। इनकी नेट इंटेंसिटी कितनी है, नेट एनर्जी कितनी होगी, 2I0 होगी। यस सर। टोटल एनर्जी 2I0 होगी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी यहाँ पे 4I0 होगी, जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव हो रही है वहाँ 0 हो गई। यस सर। हाँ
कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मतलब ये आपने पढ़ा था ना, ऐसे होते हैं जो आपके, तो कहीं पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा इंटरफेरेंस, कहीं पे एनर्जी 4 i0 हो जाएगी, कहीं पे 0 हो जाएगी, कहीं पे इनके बीच में भी होगी। हर जगह जरूरत पड़ेगी आपका पार्ट डिफरेंस जो है 2 पाई हो या पाई हो, उसके बीच में तो कोई वैल्यू हो सकती है। हाँ तो कहीं यस पे सर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। एनर्जी अभी भी 2 i0 है, अगर आप इन दोनों का एवरेज लोगे तो एवरेज क्या आएगा, 2i0। 2 i0 आएगा। तो एनर्जी क्या हुई, आयरन उतनी ही है, लेकिन बस क्या हुआ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, एनर्जी ज्यादा दिख रही है आपको, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव हो गया वहाँ आपको कम दिख रही है आपको। एनर्जी केवल रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है, और क्यों हुई है, क्योंकि वेव आपकी जो आ रही है वो वेव आपस में कैंसिल कर गई है। नेट एनर्जी खत्म नहीं हुई, लेकिन वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, कहीं पे ज्यादा हो गई, कहीं पे कम हो गई। सर मतलब जो साउंड एनर्जी 1000 साल पहले की है सर, वो अब भी है, मतलब एनर्जी तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, इसका मतलब। तो उससे क्या बोलना चाहते हो? सर इसका मतलब तो ये है कि एनर्जी जो वेव्स की एनर्जी है वो तो एटमॉस्फेयर में हर टाइम, और जो हमारे पास की सारी एनर्जी हमारे पास है, तो उससे कोई मशीन भी बन सकती है ऐसे तो वैसे। हाँ, लेकिन होता ये है ना कि जब साउंड की एनर्जी ट्रैवल करेगी तो कहीं ना कहीं टकराएगी, दीवार में टकराएगी, तो वहाँ पे फिर इसके कोलिजन टाइप का हो जाएगा वेव का, तो एनर्जी लॉस हो सकता है वहाँ पे। मतलब सर साउंड एनर्जी जो है वो अच्छा हाँ कन्वर्ट हो जाएगी दूसरी एनर्जी में। हाँ दूसरी यस एनर्जी सर। में तो लॉस हो जाएगा ना एनर्जी का। फ्रिक्शन मान लो कोई हीट कर दिया उसने, साउंड से हीट भी हो सकती है चीजें, कुछ यस और सर एनर्जी हाँ। कन्वर्ट हो सकती है, तो हो सकती है convert। लेकिन अभी सर तो हम मतलब अगर दो वेव्स अगर टकराती है तो कहीं पे वो मतलब जीरो भी हो जाएगी और कहीं पे वो मैक्सिमम भी हो जाएगी, दोनों बिल्कुल, पॉसिबिलिटीज होती है। हाँ, जीरो भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है। रिलीज कर सकते हैं ना अगर जीरो हो जाती है तो। सॉरी सर मतलब जो एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर में भी रिलीज, मतलब किसी फॉर्म में रिलीज हो सकती है, हीट फॉर्म में। हाँ, हो सकती है बिल्कुल। अगर आप साउंड ज्यादा निकालो तो हीट भी हो सकता है, उसको गर्म कर सकते हो। सर और किसी फॉर्म में नहीं हो सकती रिलीज हीट के अलावा? और में भी हाँ हो सकती है, और में भी हो सकती है। आप सामने कोई वो रख दो, मतलब कांच नहीं तोड़ देते लोग, गाना गा के कांच तोड़ देते हैं लोग, तो पता है कास्ट तो वो भी तो कुछ एनर्जी रिलीज करते होंगे, मैंने कुछ ना कुछ होता होगा, वाइब्रेशन वगैरह, तो कुछ ना कुछ पॉसिबल है ना। तो हमारा यहाँ पे जो एनर्जी है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हुई है केवल, तो कहीं पे ज्यादा हो गई, कहीं पे कम हो गई। इसके अलावा कई पॉइंट और भी होंगे जहाँ पे एनर्जी कुछ ना तो मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी, बीच में होगी। लेकिन हम लोग जो बात करते हैं, जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम 2 ही पॉइंट की मेनली बात कर रहे हैं, जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जहाँ डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पॉइंट पे हर जगह कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, हर जगह डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, कहीं पे बीच में भी होगा। सर मतलब मैक्स पे कंस्ट्रक्टिव और जीरो पे डिस्ट्रक्टिव। हाँ, मैक्स पे कंस्ट्रक्टिव और जीरो पे डिस्ट्रक्टिव, लेकिन बाकी केस भी हो सकते हैं जहाँ पे पार्ट डिफरेंस आपका इतना ना हो, तो वो भी केस होंगे वहाँ पे हो सकता है सर एनर्जी घट रही हो, कहीं पे बढ़ रही होगी। हाँ जी, सर अगर दो वेव्स आपस में मतलब टकराएंगी तो उसमें मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी होगी कि कहीं ना कहीं पे वो जीरो हो जाएगी, चाहे वो कैसे भी हाँ टकराए। हाँ, किसी एक पॉइंट पे हो सकता है कि आपकी वो जीरो हो जाए एनर्जी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। पॉइंट तो लाखों पॉइंट होंगे ना, करोड़ों पॉइंट होंगे, तो किन्हीं पॉइंट पे जीरो होगी, किन्हीं पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, किन्हीं पॉइंट पे उनके बीच में होगी, सारी पॉसिबिलिटी होंगी। सर मतलब अगर रूम के अंदर दो 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 इंसान है, वो आपस में अगर बोल रहे हैं तो सर उनके बीच में कोई ना कोई एक ऐसी जगह जहाँ जरूर होगी जहाँ पर मतलब हमें साउंड नहीं सुनाई देगी। हाँ, अगर दोनों के इंटेंसिटी सेम हो इंटेंसिटी सेम कैसे मतलब? भाई, अगर मान लो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तेजी से, मेरी 80 वाट की पावर है, तुम और दूसरा बोला है 60 वाट की पावर से, तो मेरा पूरा साउंड कैंसिल नहीं हो पाएगा ना, कुछ ही साउंड कैंसिल हो पाएगा ना, सर हाँ 20 तो रह जाएगा। हाँ तो बच ही जाएगा ना। अच्छा, इसमें ये वाला क्वेश्चन भी आ गया भी, जो पूछ रहे थे कि भाई फ्रीक्वेंसी सेम क्यों होनी चाहिए, है ना? किसने पूछा था यस सर। फ्रीक्वेंसी सेम, कि फ्रीक्वेंसी सेम क्यों होनी चाहिए, बात चल रही थी ना, कौन पूछ रहा था? मैंने पूछा था शायद। श्रीका पूछी थी। अब देखो इसका आंसर भी क्या है। ये क्लियर हो गया बात जो अभी हमने पढ़ा है सब? यस सर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेम अगर नहीं होगी तो क्या होगा? मान लो दोनों साउंड आ रहे हैं, दोनों साउंड की वेलोसिटी सेम होंगी एयर में। एयर की जो वेलोसिटी होती है तो एयर पे डिपेंड करती है, एयर की डेंसिटी पे, एयर का प्रेशर पे, तो यस सर। सेम होगी वेलोसिटी। तो अब अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, मान लो f1 और f2 डिफरेंट है, तो वेवलेंथ डिफरेंट होंगी। यस सर। वेवलेंथ डिफरेंट होंगी, तो मान लो एक ऐसी वेव आ रही है और एक वेव की वेवलेंथ आपकी ऐसी है,
अब मान लो किसी टाइम पे इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, मान लो ये और ये वाला वेव एक दूसरे के नीचे हैं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इनका आपस में, यस सर, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। अब थोड़ी देर बाद जब ये वाली वेव का यहाँ डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, मान लो ये वाली वेव यहाँ पहुंची, तो अब इसका कौन सा पहुंचा वेव, ये वाला पहुंचा ना, अब क्या हो गया यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव। फिर क्या हो गया यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव। तो एक पॉइंट पे कभी तो इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता रहेगा, कभी डिस्ट्रक्टिव, तो कभी आपको आवाज सुनाई देगी, कभी नहीं सुनाई देगी। यस सर। आपका जो, ठीक है, आपका जो सुपर पोजिशन है या इंटरफेरेंस है वो स्टेबल नहीं है, इंटरफेरेंस इज अनस्टेबल, सस्टेन्ड नहीं है, इसको बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस और नॉन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। यहाँ पे जो इंटरफेरेंस है इट इज नॉट सस्टेन्ड या वी कैन से अनस्टेबल इंटरफेरेंस है, जो आपका टाइम के साथ अनस्टेडी है, जो चेंज हो रहा है। लेकिन अगर वेवलेंथ सेम है दोनों की, तो जो भी इंटरफेरेंस होगा दैट विल बी द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, तो आपको पता चलेगा वहां पे कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप ये करोगे तो हो सकता है 1 सेकंड में 50 बार आवाज आए, 50 बार नहीं आए, तो आपका कान डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा वहां पे कि इंटरफेरेंस कौन सा हो रहा है। मतलब डिसकंटिन्यूअस आएगी ऐसा? पता नहीं चलेगा आपको, डिस्कंटिन्यूअस तब पता चलेगा ना, आपका कान उतनी फ्रीक्वेंसी पकड़ ले 50 की 50 बार ये गायब हुआ है साउंड बीच में। सर अगर हमारा कान वहाँ पर होगा जहाँ पर कि मतलब अनस्टेडी इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो सर हमें तो साउंड सुनाई दी जाएगी। नहीं, कंस्ट्रक्टिव होगा लेकिन वो एक कुछ टाइम के लिए होगा, 0.1 सेकंड, 0.001 सेकंड के लिए, फिर दोबारा वेव चेंज हो जाएंगी कंडीशन, फिर वहां पे डिस्ट्रक्टिव हो सर जाएगा। हाँ, ये आगे बढ़ती रहेगी। यस सर, हाँ। तो पॉइंट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कंस्ट्रक्टिव होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए डिस्ट्रक्टिव होगा, ऐसे चलता रहेगा बार बार इनका, तो करंट तो आपको बार बार अनस्टेडी रहेगा, तो पता नहीं चलेगा आपको हो क्या रहा है। तो सही समझ में आई, फ्रीक्वेंसी सेम क्यों होती है? यस सर। अच्छा, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप कुछ और पूछ रहे थे, आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे आप, कि अगर मैं दोनों की, कुछ पूछ रहे थे आप हमें कि अगर हम दोनों की क्या करें, मैं ध्यान आएगा तो बता दूंगा। तो आई होप आप कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो सबको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के। यस सर। ओके, ट्वेल्थ क्लास में आप लोग पढ़ोगे ना, लाइट में पढ़ोगे चीजें, तो लाइट में जब आप पढ़ोगे तो कहीं पे अंधेरा हो जाएगा, कहीं पे उजाला हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। वहाँ पे फ्रिंज बनते हैं, फिर जब 2 लाइट आती हैं तो फ्रिंज बनते हैं, लेकिन उसके पर्टिकुलर कंडीशन होती है आपकी। जैसे मैंने बोला कि इनिशियल पाथ डिफरेंस शुड बी सेम, इनिशियल पाथ मैंने फेज डिफरेंस शुड बी सेम दोनों के लिए, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होना चाहिए, अनसस्टेन्ड होगा पता नहीं चलेगा आपको, वहाँ पे 1000 बार मान लो अंधेरा हो गया, 1000 बार उजाला हो गया, आपको उजाला ही दिखेगा, आपकी आंख डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे अंधेरा हो रहा है, यहाँ पे उजाला हो रहा है। सर वैसे पीओएस वाली सिलेक्ट कर दीजिए, ये वाली। यस सर, हो गया। एक बार सस्टेन इंटरफेरेंस फिर से बता दो, आज कनेक्शन पता नहीं क्या हो गया। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ये बोला मैंने कि अगर आपकी वेव में हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता रहा तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे साउंड ज्यादा आ रहा है, और अगर हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता रहा तो आपको लगेगा कि आवाज ही नहीं आ रही, साउंड 0 है। ठीक है? यस सर। ठीक है, लेकिन मान लो मेरा कभी तो हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कभी हो रहा है डिस्ट्रक्टिव, मैं एक ही जगह पे खड़ा हूँ, कभी तो मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव दिख रहा है, तो मुझे पता नहीं चलेगा वहाँ पे हो क्या रहा है ना। तो अगर बार बार ऐसा चेंज होता गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेडी इंटरफेरेंस। वहाँ पे अनस्टेडी इंटरफेरेंस होगा, सस्टेन्ड नहीं होगा। वो सस्टेन्ड मतलब कि सेम नहीं रहेगा, हमेशा चेंज होता रहेगा, कभी वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव। तो सर ये सेम तभी नहीं रहेगा ना जब फ्रीक्वेंसी सेम ना हो। ये तब होगा जब फ्रीक्वेंसी सेम ना हो, जब f1 नॉट इक्वल टू f2 हो। सर तो सस्टेन इंटरफेरेंस तब होगा जब बीच बीच में कभी कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, तो सर इस केस में साउंड आएगी क्या? सॉरी, इस केस में साउंड आएगी क्या? किस केस में, सस्टेन्ड या अनसस्टेन्ड वाला? सर जिसमें दोनों हो रहे हैं कभी। अनसस्टेन्ड, अनस्टेडी वाला, ये वाला ऊपर वाला। यस सर। आपको साउंड माने होगा क्या, 50 बार 1 सेकंड में 50 बार साउंड आवाज आएगी, 50 बार नहीं आएगी, तो आपके कान को लगेगा कि आ रही है आवाज। सर मतलब एवरेज होगा। एवरेज होगा, हाँ, आपका कान को लगेगा कि आवाज आ रही है ना। जैसे आपने देखा पेंसिल को जब आप हिलाते हो आपको पता नहीं चलता कि पेंसिल कहाँ पे है। यस सर। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि हमारी आंख जो होती है उसका एक परसेप्शन टाइम है कि उतने टाइम तक उसे इमेज दिखनी चाहिए, तब वो या खाली दिखना चाहिए, तब वो डिस्टिंग्विश कर पाएगा दोनों को, खाली है वहाँ पे या वहाँ पे कुछ है ना। 1/20 टाइम्स होता है, 1 सेकंड में आप 20 बार ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अगर आप उससे ज़्यादा फास्ट कर दोगे उसे, तो आंख डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी वहाँ पे है क्या, इमेज है वहाँ पे, पेंसिल है कि नहीं है ना। तो ऐसी यहाँ पे ऐसे साउंड के केस में कान की भी कुछ अपनी वो होंगी फ्रीक्वेंसी जो पकड़ पाएगा, उससे ज़्यादा अगर आप चेंज करोगे उसे तो पकड़ नहीं पाएगा उसे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो उसे लगेगा कि हर जगह मैंने साउंड आ रहा है कंटिन्यूसली। ओके सर। ठीक है, तो ये हमारे लिमिटेशन है आपकी कान की। तो जो ऊपर लिखा है अनस्टडी इंटरफेरेंस, उसमें क्या होता है? अनस्टडी में यस सर। वही तो, अनस्टडी में यही तो होता है, कभी आपको लगेगा कि मैक्सिमा बन रहा है, कभी लगेगा मिनिमा बन रहा है, और बार बार सर चेंज करेगा। स्टेट में और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका हमेशा मैक्सिमा बनेगा, तो मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, वो हमेशा वही बनेगा जो बनेगा एक बार। ओके ओके। अच्छा जी, तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए इंटेंसिटी वगैरह के। आप इन पे जब क्वेश्चन करोगे ना, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप जो है कुछ गलतियां करोगे, उनको देख लेते हैं क्या क्या गलती करते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन करने में। तो फॉर्मूले क्लियर है सबको, a = a1² + a2² + 2a1 * cos phi, I = I1 + I2 + 2I1 I2 cos phi, रूट में I1 I2 cos phi। और phi का आपको पता है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या लेना है वैल्यू, +1 -1 लेनी है, और phi की वैल्यू अकॉर्डिंगली लेनी है। तो इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने समझा दिया आपको कि एनर्जी, हाँ आप ये पूछ रहे थे, मैंने बता दिया आपको कि एनर्जी जो है कम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, खत्म नहीं होती है, कैंसिल नहीं होती है। प्रीवियस वाली स्लाइड पे लीजिए एक बार। यस सर, हो सर गया। इंटरफेरेंस को सुपरपोजिशन भी बोलते हैं हम। हाँ, इंटरफेरेंस को सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। ओके सर। सर हो गया। ओके। चलो क्वेश्चन करते हैं फिर इसके। अच्छा एक मिनट रुकिए, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। टू वेव हैविंग इंटेंसिटी इन द रेशो I1 रेशो I2, ये दो वेव हैं, इनकी इंटेंसिटी का रेशो 9:1 है। प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस, आपको बताना है I मैक्स I मिनिमम का रेशो ना होगा, है ना। आप लोग इसे कर लीजिए, 1 मिनट, मैं अभी ज्वाइन करता हूँ आपको।
हाँ जी, निकाला? यस सर। यस सर। कितना आया? 4:1। आई मैक्सिमम आई मिनिमम का रेशो 4:1 आया। अच्छा, हाँ यस सर, 4:1 आ। 4:1 ठीक है। कैसे किया? सर दोनों को लिख लिया सर उस फॉर्म में सर, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर ऐसे। ओके, ठीक है, सही आंसर है, 4:1 आएगा। तो सबका आ रहा है 4:1? यस सर। हाँ। पेन कहाँ गया भाई? पेन। ठीक है, तो 4:1 आ जाएगा आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशो। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले ये कर लेते हैं सिंपल वाले। 2 waves of same amplitude equal to A है ये, और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है 120 डिग्री। आपको बताना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी हाउ मच? ए होगा सर, ए। सर ए। ए। अच्छा, पक्का रहा है? यस सर। चलो तो इजी है। सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले वाला था। डायरेक्ट फॉर्मूला वाला था ना? ओके यस सर। ओके, चलो अगला करते हैं। टू सोर्स हैं आपके और ये इंटरफेयर कर रहे हैं। दो सोर्स हैं आपके, जैसे वेव आ रही है और ये इंटरफेयर कर रहे हैं। तो आई मैक्स बाय आई मिन आपका 25:1 है। तो आपको बताना है कि एम्पलीट्यूड का रेशो क्या है। जो वेव आ रही है इनके एम्पलीट्यूड का रेशो क्या है। 5:1। नहीं, थोड़ा सोचो। मैंने कहा ना गलती करोगे, यही क्वेश्चन था वो।
625 upon 1. कितना बड़ा? आई डोंट थिंक, नो। So 3/2. 3/2 is answer. Correct. Yes, sir. 3/2. आई मैक्स जो होगा ए स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा, लेकिन ए कौन सा वाला ए होगा? वो a1 + a2 होगा। A1 + A2. I minimum A1 - A2. तो वहां से हमारा a1 + a2 डिवाइड बाय a1 - a2 आएगा। पहले वो निकालना पड़ेगा, इसको भी लिख सकते हैं। देखो सब लोग 3:2 बना दो। तो फॉर्म में a1 - a2 क्यों लिखा था? आई मिनिमम है ना, तो आई मिनिमम में एम्पलीट्यूड कितना होता है वहां पे, जहाँ पे आई मिनिमम होता है? a1 - a2 होता है एम्पलीट्यूड, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शन है स्क्वायर के। आया सब लोगों का? सर क्या है इसका आंसर 2/3 या 3/2? कोई भी ले लो यार, 3/2 आ रहा होगा एक का। हाँ 3/2 है। 3/2 ले लो, तो डिपेंड करेगा a1 कौन है, a2 कौन है। तो 3/2 इज आल्सो करेक्ट, 2/3 इज आल्सो करेक्ट। हमने किसी को बोला नहीं है ज्यादा कौन है कम कौन है। ठीक है, आगे सबका 3/2। Yes, sir. Yes, sir. ओके, या पीछे वाली साइड कर देना। इससे पीछे वाली। यस सर, हो गया। 3/2 कैसे आया सर? रूट ले लो, तो रूट लोगे तो कितना आएगा? a1 + a2 = 5/1 आ जाएगा रेशियो। तो 3/2 ऑफ a2 आ गया। हाँ, क्या है? a1 + a2 = 5a1 - 5a2। यहाँ से क्या है? 6, सॉरी दिस इंप्लाइज दैट 6a2 = 4a1। यहाँ से रेशियो आ जाएगा, तो डिवाइड कर दो यहाँ से। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ। ठीक है, ओके ओके। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये मान लो सोर्स है और ये एक और सोर्स है S1 और S2, और ये दोनों साउंड छोड़ रहे हैं और इनकी वेवलेंथ लैम्डा है दोनों की, तो ये साउंड छोड़ रहे हैं, वेवलेंथ लैम्डा है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है? और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है मान लो है 2 लैम्डा। तो मुझे कैसा साउंड सुनाई देगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। हाँ, तो सुना देगा कंस्ट्रक्टिव। सर एक बार क्वेश्चन फिर से बताना। दो सोर्स हैं, S1 S2 जो है सोर्स है, S1 और S2 जो है सोर्स ऑफ साउंड है, एंड P जो है एक पर्सन है, यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, इसको जो साउंड सुनाई देगा, इट विल हियर
कैसा साउंड कंस्ट्रक्टिव होगा इसके जो साउंड सुनाई देगा डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे खड़ा है, जिस पोजीशन पे खड़ा है उस पोजीशन पे you will get constructive interference और destructive interference। सर वो जो S1 और S2 है जो ये साउंड भेज रहे हैं सर, उनकी वो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वगैरह सब सेम होनी चाहिए ना इसके लिए तो? हाँ वेवलेंथ सेम है उनकी, लैम्डा और लैम्डा। सर ये 2 पाई पार्ट डिफरेंस दिया है। ये 2 लैम्डा है पार्ट डिफरेंस। हाँ वही। सर कंस्ट्रक्टिव ही होगी कंस्ट्रक्टिव होगी कैसे? क्योंकि 2 लैम्डा है तो फिर 2 वेवलेंथ पूरी कर लेगा वो S2 तक आने तक, तो फिर जब तीसरी वेवलेंथ होगी तो उसके सिंक में ही जनरेट होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो मैंने जो S1P और S2P है अगर इनका डिफरेंस निकालूं तो 2 लैम्डा आएगा हमेशा, 2 लैम्डा रहेगा। तो इनके बीच में जो भी वेव पहुंचेगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, ठीक है, अगर इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है तो, ठीक है। क्या ये चीज इस पे डिपेंड करेगी कि ये P कितना दूर है S2 से, इस पे डिपेंड करेगा? नो सर। नो सर। नहीं करेगा, है ना। P अगर उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि P कितना दूर है, ठीक है। अच्छा अब मान लो ये S1P और S2P यहाँ पे होते हैं, S2 यहाँ पे होते सॉरी, और मैं यहाँ पे खड़ा होता एंगल बाइसेक्टर पे, यहाँ पे कैसे इंटरफेरेंस होता? इसके लाइन के बाइसेक्टर पे खड़ा होता। सर डिस्ट्रक्टिव। क्यों? नहीं सर कंस्ट्रक्टिव ही रहता सर। कंस्ट्रक्टिव रहता, क्यों रहता कंस्ट्रक्टिव? क्योंकि सर दोनों सोर्स के बीच की दूरी अभी तो 2 लैम्डा ही है। तो सर वो तो सोर्स की जो डिस्टेंस उन पे डिपेंड है ना बस केवल। अच्छा क्योंकि जो वेव मान लो ये है तो अब तो सर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सर जो S1 की जो वेव है वो उसका आ जाएगा ट्रफ और S2 का आ जाएगा क्रस्ट। तो सर वेव आ रही है आपकी, वो ऐसे आ रही है वेव तो, और यहाँ से वेव ऐसे आ रही है, तो जो पाथ दोनों ने ट्रेवल किया है उसमें पाथ डिफरेंस कितना है? 3 λ/2। 3 λ/2 कहाँ है? तो दोनों ने बराबर पाथ ट्रेवल नहीं किया। जो वेव S1 से निकल के इस पे पहुंची और जो S2 से निकल के पहुंची, दोनों ने बराबर पाथ ट्रेवल किया। हाँ यस सर। बट सर वो अगर इनके सेंटर पर होगा, जो लाइन आपने बनाई है अगर इनके सेंटर पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। हाँ मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया था पॉइंट, P जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो दोनों वेव सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा इस केस में? 0 आएगा। इस पे डिपेंड नहीं करेगा ये S1 S2 के बीच की दूरी में, क्योंकि आपने बीच में लिया बिल्कुल पॉइंट। पाथ डिफरेंस 0 आएगा इस केस में। इस केस में कितना था पाथ डिफरेंस? इस केस में 2 लैम्डा आ रहा था। 2 लैम्डा। इस केस में 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारा कैसे इंटरफेरेंस होगा? समझ नहीं आया सर बाय 2। पाथ डिफरेंस मतलब क्या होता है कि वेव ने जो पाथ ट्रैवल किया, इस वेव ने कितना पाथ ट्रैवल किया? S1P के बराबर, और इस वाली वेव ने कितना ट्रैवल किया? S2P के बराबर। S1P = S2P होंगे इस केस में। यस सर। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जो इसके पिछले वाला था जिसके दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 पाई था, तो उसमें नहीं होगा 0? क्यों? यहाँ पे जो इस वेव ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो S1P किया यहाँ तक पहुंचने के लिए, और इस वाले ने S2P किया, क्या दोनों बराबर हैं आपस में? नहीं सर, मैं इसके पहले वाला जो था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसके बीच का डिस्टेंस वो वाला। कौन सा, ये वाला डिस्टेंस? हाँ सर। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये डिस्टेंस कुछ भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है इससे? मेरे को तो वेव देखनी है, वेव मेरी कहाँ से आ रही है? वेव तो मेरी यहाँ से आ रही है चल के। दोनों सेम डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहे हैं पर्सन तक जाने में, तो फिर हाँ सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना। दोनों मान लो अगर 10 मीटर है मान लो, और आपकी वेवलेंथ 5 मीटर की है, तो 2 वेव बना देंगे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते।
तो फिर अभी उसको सुनाई देगी नहीं ना फिर तो। नहीं, उसको तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना फिर यहाँ पे जब वेव पहुंचेगी यहाँ पे, क्योंकि दोनों पार्ट डिफरेंस जीरो आ गया ना आपका। पार्ट डिफरेंस जीरो किसकी कंडीशन होती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है। यस सर। तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यहाँ पे। यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया? तो मतलब हर बार पार्ट डिस्टेंस पे वो नहीं करेगी ना, डिपेंड नहीं करेगा ना। हाँ, हमको ये देखना है भाई जहाँ पे आपकी वेव आ रही है वो कहाँ से आ रही है और कितना पाथ चल के आ रही है, बाकी उस पर डिपेंड नहीं करेगा भाई कहाँ पे रखे हैं आपके सोर्स वगैरह, कहाँ पे रखे हैं। अलग अलग केस में अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग केस में अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, तो मान लो इनके बीच में पार्ट डिफरेंस इज 2 लैम्डा, ठीक है। और ये एक पर्सन है, ये इसको जो इसका बिल्कुल मिडिल पॉइंट है इसके अबाउट सर्कल में घूमता है। सर्कल में घूमता है ऐसे। तो इसको कितने मैक्सिमम सुनाई देंगे, कितने मिनिमम बता सकते हो आप? जब मैक्सिमम साउंड आएगा और मिनिमम साउंड आएगा, यहाँ पे क्या होगा? इसका मैक्सिमम होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमा होगा यहाँ पर भी। करेक्ट। यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना था? 2 लैम्डा। 2 लैम्डा। यहाँ पे कितना था? 2 लैम्डा ही होगा सर। अभी तो निकाला था। अच्छा हाँ, 0 सर, 0 होगा ना यहाँ पे। तो जब ये यहाँ से यहाँ चला होगा तो पार्ट डिफरेंस का 0 हो गया 2 लैम्डा से घटके। तो अलग अलग पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक आप अगर मोशन देखें, पी से ले ए से लेके बी तक का मान लो, या पी से लेके क्यू मान लो, तो पार्ट डिफरेंस आपका 2 लैम्डा से घटके 0 हो गया। तो कहीं पे ये कितना हुआ होगा? फिर पार्ट डिफरेंस ये होगा एक्चुअली, लैम्डा भी हुआ हो कहीं पर। कहीं पे लैम्डा भी हुआ होगा और कहीं पे 0 हुआ होगा। तो कितने मैक्सिमम बनेंगे उसके बीच में? सर 3 बने ना, एक तो 2 लैम्डा, नहीं 2 ही तो बनेंगे सर, एक तो 2 लैम्डा पर और एक 0 पर। और एक बीच में बना होगा जहाँ पे लैम्डा हुआ होगा पार्ट डिफरेंस, कहीं पे लैम्डा भी हुआ होगा ना। हाँ सर, वहाँ पे भी तो था, 3 बन जाएंगे सर। 3 मैक्सिमम, एक मैक्सिमम बनेगा यहाँ पे। ये क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अगर 0 है यहाँ पे पार्ट डिफरेंस और यहाँ पे लैम्डा है, तो कहीं बीच में लैम्डा बाय 2 भी हुआ होगा। यस सर, वहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। वहाँ मिनिमम बनेगा। तो डेल्टा एक्स यहाँ पे लैम्डा बाय 2 होगा, मिनिमम बनेगा। तो एक मिनिमम यहाँ बनेगा और एक मिनिमम यहाँ भी बना होगा। यहाँ पे 2 लैम्डा और लैम्डा के बीच में अगर आप जाओगे तो कहीं पे 3 लैम्डा बाय 2 हुआ होगा। 3 लैम्डा बाय 2 पर। यहाँ पे मिनिमम बनेगा। इसको ध्यान से देख लो, यहाँ पे जो है हमारा क्या बन रहा है? मैक्सिमा। क्यों बन रहा है मैक्सिमा? क्योंकि पार्ट डिफरेंस यहाँ पे 2 लैम्डा का है। और पार्ट डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है? जो वेव दोनों तरफ से आ रही है उनके बीच में कितना पार्ट ट्रेवल किया। तो यहाँ पे जो ये वाली वेव आ रही थी, इसको S1 वाली को 2 लैम्डा एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल करना पड़ रहा था। और जब आप डिफरेंट पॉइंट पे आपने चेक किया तो यहाँ पे जब आप पहुंचे तो दोनों वेव को इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो बीच में कोई ऐसा पॉइंट आया होगा जहाँ पे S1P को केवल लैम्डा एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ा होगा। तो वो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे S1P हमारा लैम्डा एक्स्ट्रा चला होगा एज कंपेयर टू S2 के। तो वो हमारा एक मैक्सिमा का कंडीशन होगा। सर ये क्यू पॉइंट बाइसेक्टर ही है ना? क्यू पॉइंट बाइसेक्टर है बिल्कुल ऊपर। सर हाँ जी। सर जब डेल्टा एक्स के आगे चलेंगे तब भी सर यही सिचुएशन बनेगी, मिनिमम फिर मैक्सिमम। हाँ, मैं आपसे पूरे सर्कल में पूछने वाला था कि कितने मैक्सिमम बनेंगे कितने मिनिमम बनेंगे। अभी कितना समझ में आ गया क्वार्टर वाला सर्कल सबको? यस सर। अच्छा, टोटल कितने मैक्सिमम बनेंगे? 8। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा 8 और मिनिमम 8। नहीं, मिनिमम 2 बन रहे थे ना यहाँ पे, तो कितने 8 बन रहे हैं। अच्छा, ये भी 8 बन रहे हैं। पता कि कहाँ पे 3 लैम्डा बाय 2 है, कहाँ पे वो लैम्डा बाय 2 है। हमें कैसे पता चलेगा? यस सर। हमें ऐसे पता चलेगा कि भाई देखो यहाँ पे 2 लैम्डा है और यहाँ पे 0 है, डेल्टा एक्स।
तो आप सारे पॉइंट चेक कर लो, 2 लैम्डा के बाद घट के क्या होगा, 3 लैम्डा बाई 2 होगा कहीं पे, ऐसे घट रहा है ना पार्ट डिफरेंस आपका जब आप चल रहे हो, फिर 3 लैम्डा बाई 2 होगा, फिर आपका 3 लैम्डा तो नहीं आएगा, फिर अगर लैम्डा आएगा तो 1.5 लैम्डा का लैम्डा आएगा, फिर लैम्डा बाई 2 0 से 2 पाई में तो एक पूरा सर्कल ही बन जाता है, तो हमने क्वार्टर क्यों लिया से? 0 से 2 पाई में सर्कल बन जाता है, वो तो हम तो फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, कि हम सर्कल के एंगल की बात थोड़ी कर रहे हैं, सर्कल का एंगल अलग चीज है, सर्कल का एंगल अलग चीज है और फेज डिफरेंस अलग चीज है। ओके ओके ठीक है सर। आप देखो फेज में आपके समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, आप पाथ के टर्म में समझो, पाथ डिफरेंस आपका यहाँ पे जो है 2 लैम्डा का है यहाँ पे डिफरेंस, और यहाँ जाके 0 हो रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं 3 लैम्डा बाई 2 हुआ होगा, कहीं पे लैम्डा हुआ होगा, कहीं पे लैम्डा बाई 2 हुआ होगा, और फाइनली 0 हुआ। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, हमने बाकी पॉइंट भी देखे बीच में, कहीं पे और भी कुछ हुआ होगा, 1.75 लैम्डा भी हुआ होगा, तो 1.75 लैम्डा से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो हमने एक पॉइंट देखा 1.5 लैम्डा वाला जहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा, या फिर 0.5 लैम्डा वाला देखा, बीच के पॉइंट भी देखे हमने, इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। तो इससे हमें पता चला कि 8 मैक्सिमम बने और 8 मिनिमम बने। तो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए देखो कि 0 पे और लैम्डा पे और 2 लैम्डा पे। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे होगा, ना फिर पार्ट डिफरेंस आपका तो 0 हो या लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। समझ में आया है? या सर कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन सर समझ आ गया। ऐसा क्वेश्चन बने आपके इतना टफ नहीं आएगा, लेकिन मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि होता क्या है पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस। हाँ जी सर बोलो। ये जो S1 और S2 को ज्वाइन करने वाली लाइन है 2 लैम्डा लेंथ की, इसके मिड पॉइंट को हमने सेंटर लेके सर्कल बनाया ना ये। हाँ, इस मिड के मिड पॉइंट को लेके बनाया, यहाँ से रेडियस हमारा ओके सर ठीक है। अच्छा, इसलिए बोलूँगा क्यू पॉइंट इसके ऊपर है या नहीं, तो क्यू पॉइंट इसके ऊपर ही है, बीच वाले। हाँ वो ऐसे लग रहा था कि S1 को सेंटर लेके बनाया हुआ है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। ओके, नहीं सेंटर हमने इसको माना है, सी है, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन बताओ फिर मुझे, ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। बोरिंग तो नहीं लग रहा किसी को? नो सर। नो सर। चलो वैसे टाइम दिख रहा है मुझे, टाइम हो गया, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन बता दो फटाफट से। इस केस में ये फिर दोबारा 2 लैम्डा मान लेते हैं, चलो या 3 लैम्डा मान लो। तो अब जो आपका पर्सन है वो सामने खड़ा था, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये एक लाइन है, और ये पर्सन जो है इस लाइन पे मूव कर रहा है, ये जो पर्सन है इस लाइन पे मूव कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर है ये लाइन, तो इसको यहाँ पे क्या सुनाई देगा, मैक्सिमा या मिनिमा होगा? मिनिमा। मैक्सिमा 3 लैम्डा है ना हमारा? हाँ सर मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम सुनाई देगा। तो जब ये आगे मूव करेगा तो कैन यू टेल मी कि इसको कितने मैक्सिमम और सुनाई देंगे इस ट्रिप को, या मिनिमम कितने सुनाई देंगे? सर 3 वो मैक्सिमम सर एक ही सुनाई देगा ना। क्यों? आगे जब जाएगा तो पार्ट डिफरेंस चेंज होता जाएगा ना आपका, सर हर पॉइंट पे सर पार्ट ऐसे तो डिफरेंस। बहुत सारे हो सकते हैं। जब ये इन्फिनिटी, अच्छा जब ये इन्फिनिटी पे होगा तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? 0 क्यों आएगा 0? सर, वो कि दोनों पॉइंट फिर काफी ज्यादा पास पास जाएंगे ना, करेक्ट, मतलब उसको पास पास लगेंगे तो फिर वो अप्रोक्सीमेटली दोनों का 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे दोनों लेंथ लगभग बराबर हो जाएंगी, S1P और S2P लगभग बराबर हो जाएंगी, तो पार्ट डिफरेंस विल बी 0, ठीक है। मैक्सिमम ये यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा यहाँ पे इन्फिनिटी में, और यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना था? 3 लैम्डा। 3 लैम्डा, तो बीच में कितने मैक्सिमम बनेंगे? 2 बार। कहाँ सर 3 बनेंगे सर। लैम्डा 2 लैम्डा। लैम्डा सर टोटल हमारे 3 बन जाएंगे ना। पहले बनेगा 2 लैम्डा वाला, फिर उसके बाद लैम्डा, फिर फिर लैम्डा लैम्डा, वगैरह। उसके बाद 0 पर। फिर तो इन्फिनिटी में बनेगा जाके, ऐसी साइड जाओगे अब तो यहाँ पे भी एक लैम्डा वाला बनेगा, एक 2 लैम्डा वाला बनेगा, और एक इन्फिनिटी वाला बनेगा। ये मैक्सिमम है, अगर मैं मिनिमम पूछता तो इसके बीच में मिनिमम बन जाएंगे, एक मिनिमम यहाँ बन जाएगा लैम्डा बाई 2 पे, एक यहाँ पे बन जाएगा, और एक यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे 0 होगा सर आपका। मैक्सिमा फिर 7 काउंट करेंगे ना। मैंने गलत लिख दिया, 2 लैम्डा होगा या 2 लैम्डा होगा। हाँ, अगर आप इंक्लूडिंग
अगर आप इंक्लूडिंग इन्फिनिटी लोगे तो हमारे मैक्सिमम कितने बने यहाँ पे? 3 और 3 6 और 1 7 7। है ना, तो आपको इन्फिनिटी 7 मिलेंगे। ठीक है, यस सर। चलो तो ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। तो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। मैक्सिमम 7 कैसे हुए? हम 2 पाई के बाद 3 पाई 4 पाई। पार्ट डिफरेंस आपका है 2 लैम्डा ना, एक मैक्सिमम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 इस साइड को हैं, 3 उस साइड को हैं। बीच के कहां गए 3 पाई? वो समझाएंगे। कौन से बीच के? नहीं सर, लैम्डा के। भाई 3 लैम्डा के बाद तो 2 लैम्डा ही आएगा ना नेक्स्ट, फिर लैम्डा आएगा, फिर 0 आएगा, इसके बीच में कौन सा होगा मैक्सिमम? ओके ओके। और कोई मैक्सिमम नहीं होता इसके बीच में। ठीक है, मिनिमम कितना करना है यहाँ पे? 6 है ना, 2.5 लैम्डा पे बनेगा, फिर यहाँ पे 1.5 लैम्डा पे, और फिर लैम्डा बाई 2 पे 6, 3 यहाँ बनेंगे, 3 उस तरफ बनेंगे, 6 मिनिमम बनेंगे। क्लियर? तो इन्फिनिटी कैसे आएगा 0 के बाद? मैंने यहाँ पे पार्ट डिफरेंस तो आपका 0 आएगा, मैंने पार्ट डिफरेंस ये x को लिख दिया, पार्ट डिफरेंस यहाँ पे 0 होगा। अगर आप ये लिखना चाह रहे हो पार्ट डिफरेंस विल बी 0। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब क्लियर हुआ? यस सर। ओके, आई होप अब आपको फेज और पाथ का कुछ अच्छा आइडिया हो गया होगा। यस सर। ओके चलो, तो इसको जो है फिर अगली क्लास में आगे से कंटिन्यू करते हैं। वेव की जो इक्वेशन है वो क्या होती है उसको देखते हैं और फिर उस पर क्वेश्चन करते हैं। चलो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। सर हाँ जी सर, सर वो उससे पहले के पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। पहले की स्लाइड नीचे क्यों नहीं जा रहा? सर इससे पहले वाली। इससे पहले तो आपने क्वेश्चन कराया था इसमें लैम्डा इंटेंसिटी मैक्स और इंटेंसिटी मिन निकालना था। सर इसके बाद वाली जो अभी आपने दिखाई थी वो भी दिखा दीजिए। सर तो उसमें अगर हमें इंटेंसिटी मैक्स लिखना होगा तो वहां पे सीधा i1 + i2 से और माइनस डिवाइडेड बाय i1 - i2 से सर हो गया। अच्छा नहीं, I1 माइनस I2 नहीं करेंगे ना, हमारा जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है, मिनिमम इंटेंसिटी आती है, क्या आती है? मैक्सिमम तो i1 + i2 ही आती है। अच्छा आप I1 + I2 लिख दिए वहाँ पे मैक्सिमम के लिए। हाँ सर। I जो हमारी आती है वो आती है I1, सॉरी I जो हमारी आती है वो आती है I1 + I2 + 2√I1 I2, ये आती है मैक्सिमम। तो ये आती है आपकी √I1 + √I2, ये आएगी ना, इसका स्क्वायर। तो I1 + I2 नहीं आती, √I1 + √I2 आती है ना। और ऐसी I मिनिमम निकालोगे तो वो ये आएगी। ठीक है, यस सर। ऐसे करेंगे। चलिए तो स्टॉप करते हैं क्लास को, अगली क्लास में मिलते हैं फिर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट। यस गुड नाइट ऑल। चलिए थैंक यू।